ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों में नेक्स्ट है विभागों का वितरण। मंत्रिमंडल के सदस्यों में जो अलग अलग विभागों का बंटवारा किया जाता है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। इस बात का निर्णय प्रधानमंत्री ही करता है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया जाएगा, कौन से व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, कौन से व्यक्ति को राज्य मंत्री बनाया जाएगा या कौन से सदस्य को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया जाएगा। क्योंकि जो मंत्रिमंडल है उसमें सभी मंत्री एक ही स्तर के नहीं होते बल्कि अलग अलग स्तर के होते हैं। लेकिन विभागों का बंटवारा करते समय व्यवहारिक रूप में जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रियों का जो व्यक्तिगत अनुभव होता है या उनकी कोई विशेष योग्यता है या उनका जो राजनीतिक महत्व है, ऐसे तथ्यों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इसमें मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। मंत्रिमंडल में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो भी पूरी तरह से प्रधानमंत्री के ही पास होता है। वह किसी भी समय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर सकता है, नए सिरे से पूरा जो मंत्रिमंडल है फिर से बना सकता है या उसमें फेरबदल कर सकता है, नए मंत्री शामिल कर सकता है, कुछ पुराने मंत्रियों को बाहर निकाल सकता है। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो वो उस मंत्री से त्यागपत्र भी मांग सकता है, और यदि ऐसा मंत्री त्यागपत्र देने से मना कर दे तो प्रधानमंत्री सम्राट से कहकर ऐसे मंत्री को पद से हटवा सकता है। लेकिन आमतौर पर इंग्लैंड में ऐसा अवसर नहीं आता, क्योंकि जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री से निर्देश प्राप्त करते ही त्यागपत्र दे देते हैं। यदि प्रधानमंत्री यह अनुभव करे कि कुछ विभागों का जो काम है वो उचित रूप से नहीं हो रहा तो वो विभागों की अदला बदली भी कर सकता है। संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य रूप से ये माना जाता है कि जो मंत्रिमंडल है उसका जीवन और मरण पूरी तरह से प्रधानमंत्री के ही हाथों में होता है। नेक्स्ट है इसमें मंत्रिमंडल का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष भी होता है। समय समय पर जो मंत्रिमंडल की मीटिंग्स हैं, अधिवेशन हैं, उनकी अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल में हर प्रकार का जो निर्णय है वो विचार विमर्श के बाद लिया जाता है। इंग्लैंड में पहले ये परंपरा थी कि जो मंत्रिमंडल के अधिवेशन होते थे उसमें निर्णय या तो सर्वसम्मति द्वारा लिए जाते थे या फिर बहुमत द्वारा लिए जाते थे। माने यदि सभी सहमत नहीं हैं तो फिर निर्णय संबंधी जो भी विषय होता था उस पर मतदान कराया जाता था मंत्रिमंडल के अधिवेशन में, और ऐसे मतदान में प्रधानमंत्री मत नहीं देता था, वोट नहीं देता था, लेकिन दोनों ही तरफ के यदि जो वोट हैं वो बराबर होते थे, पक्ष और विपक्ष के, तो प्रधानमंत्री को निर्णायक मत देने का अधिकार होता था। लेकिन अब मंत्रिमंडल के अधिवेशनों में मतदान नहीं कराया जाता। निर्णय सभी मंत्रियों द्वारा एक ही मत से किए जाते हैं। लेकिन यदि किसी भी विषय पर ज़्यादा मतभेद हो और मतभेद समाप्त ना हो रहा हो तो प्रधानमंत्री उस विषय में अपना निर्णय लागू कर सकता है, और मंत्रिमंडल का कोई सदस्य यदि प्रधानमंत्री के निर्णय से सहमत नहीं हो तो वो मंत्री के पद से त्यागपत्र दे सकता है, माने वो मंत्रिमंडल को छोड़ सकता है। मंत्रिमंडल में जो सभी सदस्य होते हैं वो उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ होते हैं, तो ऐसे में उन्हें एक टीम की तरह संगठित करके रखना प्रधानमंत्री का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। और मंत्रिमंडल के जो अधिवेशन होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, उनके लिए जो एजेंडा होता है, कार्यसूची होती है, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही तैयार की जाती है। नेक्स्ट इसमें है सरकार का मुख्य प्रबंधक। प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य प्रबंधक भी होता है। जो अलग अलग जो विभाग हैं उनमें समन्वय की भावना विकसित करना भी प्रधानमंत्री का ही काम होता है, क्योंकि सरकार तो एक ही है। एक ही सरकार में कार्यों को अच्छे से संपादित करने के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं। तो ऐसे में यदि जो एक ही सरकार के अलग अलग विभाग हैं, इनमें यदि कोई विवाद होगा और वो विवाद सस्टेन करता है, समाप्त नहीं होता, तो उसका जो नुकसान है वो पूरी सरकार को, पूरी टीम को उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री है, इन विभिन्न जो विभाग हैं उनमें यदि कोई विवाद है तो उसको निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का एक ये दायित्व हो जाता है कि प्रधानमंत्री को समूचे शासन के हर कार्य की
जानकारी हो, माने जितने भी विभाग हैं उन विभागों में क्या क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, कैसे कार्य चल रहा है, ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री को होनी जरूरी है। तभी जो प्रधानमंत्री है, 2 या 2 से अधिक विभागों में कोई विवाद है तो उनका निपटारा कर पाएगा। और एक जो समझदार प्रधानमंत्री होता है वो सभी विभागों की जो कार्य प्रणाली संबंधी सूचना है वो समय समय पर प्राप्त करता रहता है, माने खुद को अपडेट रखता है। और संसद में अनेक तरह की समितियां होती हैं और प्रधानमंत्री खुद भी कई समितियों का अध्यक्ष होता है। और जिन समितियों का वो खुद अध्यक्ष नहीं होता उनके कार्यों से भी वो खुद को अपडेट रखता है कि उन समितियों द्वारा क्या किया जा रहा है, समय समय पर इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो लेता रहता है। और उन समितियों को कोई परामर्श या चेतावनी देनी है तो ये काम भी प्रधानमंत्री बखूबी करता रहता है। वो सरकार का मुखिया है, तो ऐसे में समूचे शासन का जो उत्तरदायित्व है वो उसी पर है, प्रधानमंत्री पर है। नेक्स्ट है संसद में प्रधानमंत्री की भूमिका। इंग्लैंड में सैद्धांतिक रूप से 1945 के बाद किसी प्रधानमंत्री ने सदन के नेता का जो काम है वो खुद नहीं संभाला, बल्कि सदन के किसी दूसरे वरिष्ठ सदस्य को ये सम्मान दिया है। लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री ही सदन का नेतृत्व करता है और संकट के समय संसद उससे ही अच्छे नेतृत्व की आशा करती है। प्रधानमंत्री क्योंकि सरकार का मुखिया होता है, इस कारण उसको संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी ही पड़ती है। जितनी भी महत्वपूर्ण नीतियां और कार्य होते हैं उनकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। संसद के सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वैसे तो जो प्रश्नों का उत्तर है वो संबंधित मंत्री ही देते हैं, माने जिस विभाग से संबंधित प्रश्न है उस विभाग का जो मंत्री है वही उस प्रश्न का उत्तर देगा। लेकिन जिन प्रश्नों का संबंध किसी भी विभाग से नहीं होता उनका जो उत्तर है वो प्रधानमंत्री ही देता है। और जरूरत हो तो जो बहस चल रही होती है उसमें प्रधानमंत्री कई बार हस्तक्षेप करके अपनी सरकार की ओर से स्पष्टीकरण भी देता है। संसद में दल के सचेतक होते हैं। सचेतक प्रधानमंत्री के निरीक्षण में ही कार्य करते हैं। ये जो दल के सचेतक होते हैं इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही ये संसद में जो अपने दल के सदस्य होते हैं उनको निर्देश पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री जैसे इनको जो भी निर्देश देता है दल के दूसरे सदस्यों को देने के लिए, वहां तक ये प्रधानमंत्री का जो भी पक्ष है या निर्देश है वो पहुंचाने का काम करते हैं। ये निर्देश आमतौर पर तब दिए जाते हैं जब सदन में किसी विषय पर मतदान होना है और कोई महत्वपूर्ण विषय है, उससे संबंधित मतदान में जो दल का रुख है वो क्या रहेगा, किस तरीके से वो मतदान में हिस्सा लेने जा रहे हैं, पक्ष में या विपक्ष में, ये जो निर्देश हैं प्रधानमंत्री सचेतकों को देता है। सचेतक दल के अन्य सदस्यों तक ये सूचना पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री है संसद में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में स्पीकर का और अन्य जो अधिकारी हैं उनका सहयोग करता है, उनको सहायता प्रदान करता है। संसद में शासक दल और विरोधी दल के जो परस्पर संबंध हैं उनको अच्छे बनाए रखने का जो दायित्व है वो भी प्रधानमंत्री का ही होता है। नेक्स्ट है इसमें कॉमन सदन को भंग करवाने की शक्ति। कॉमन सदन की अवधि वैसे तो 5 वर्ष है। 5 वर्ष के लिए कॉमन सदन के जो सदस्य हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है तो ऐसे में इसकी अवधि समाप्त होने से पहले भी जो सम्राट है प्रधानमंत्री के कहने पर कॉमन सदन को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री के हाथ में ये इतनी महत्वपूर्ण शक्ति होती है कि जो कॉमन सदन के सदस्य हैं वो आमतौर पर इस डर में रहते हैं कि जो प्रधानमंत्री है कॉमन सदन को भंग करवाकर उन्हें फिर से चुनाव लड़ने के लिए मुश्किल में ना डाल दे। कॉमन सदन को भंग करवाने की जो प्रधानमंत्री की शक्ति है वो कॉमन सदन के सदस्यों के सिर पर एक तरह से तेज धार वाली तलवार के समान होती है कि जो किसी भी समय उनके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। यदि कॉमन सदन में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाए तो प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र ना देकर
सम्राट को सलाह देता है, परामर्श देता है कि वो कॉमन सदन को भंग कर दें। और ऐसे में जो सम्राट हैं, बेशक से ये प्रधानमंत्री, अब सदन में हार हो गया तो अल्पमत का प्रधानमंत्री हो गया ये, तो ऐसे में अल्पमत वाले प्रधानमंत्री के लिए भी जो सम्राट है वो अपनी वीटो पावर का प्रयोग नहीं करता। प्रधानमंत्री ने यदि सलाह दी है कॉमन सदन को भंग करने की, तो सम्राट कॉमन सदन को भंग करता ही है और नए चुनाव करवाने की तैयारी जो है वो शुरू करवाता है। इसकी बाकी की जो शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की, उन पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।